हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शंख पोरीफेरा का जो हमारा एक जीव है साइकन, उसका कैनल सिस्टम। क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या दिया गया है कि हमें साइकन का जो है वो कैनल सिस्टम पढ़ना है या उसका नाल तंत्र जो है उसके बारे में पढ़ना है, और उसका बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं। साइकन कैनल सिस्टम या साइकन का नाल तंत्र। साइकन में छिद्रों तथा नालों से बना एक जटिल तथा विशिष्ट तंत्र उपस्थित होता है, जिसे नाल तंत्र कहा जाता है। नाल तंत्र में निम्नलिखित अवयव उपस्थित होते हैं, जैसे कि हमारा ओस्टिया है। एक बार डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद आपको जो हमारी लैंग्वेज है ये इजी समझ में आ जाएगी। इसमें पाए जाते हैं हमारा, जैसे कि ओस्कुलर फ्रिंज हो गया, ओस्कुलम हो गया, है ना। ओस्कुलम क्या होता है? ओस्कुलम होती है हमारी जो केंद्रीय गुहा होती है, उसके बीच में ओस्कुलम के द्वारा जो है ये बाहर खुलती है। केंद्रीय गुहा, हमारी केंद्रीय गुहा को क्या बोलते हैं? स्पंगोकोइल। ठीक है, जो हमारी स्पंगोकोइल है वो इसके द्वारा बाहर खुलती है। जो बीच की केंद्रीय गुहा है वो ओस्कुलम के द्वारा बाहर खुलती है। जो हमारा लैंग्वेज में फर्स्ट टॉपिक है, इसमें क्या कौन से अंगतंत्र पाए जाते हैं? सबसे पहले हमारा ओस्टिया। ओस्टिया क्या होते हैं? इसमें छिद्र आपको दिख रहे होंगे। ओस्टिया जो होते हैं वो होते हैं छिद्र, ठीक है, जिनके द्वारा जो है जल जो होता है वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? ओस्टिया। उसके बाद हमारी जो इनकरंट कैनल्स हैं या हमारी अंतर्वाही नाले, ये नाले आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, इस तरह से कैनल बोलते हैं जिनको। तो ये क्या करते हैं? शरीर के जो हमारी भित्ति होती है उसके अंतर्वलन के कारण तो बनते हैं, और ये ओस्टिया के द्वारा शरीर से बाहर खुलती हैं, यानी कि शरीर के बाहर खुलती हैं और जो हमारे पानी होता है इससे शरीर से बाहर निकाल देती हैं। उसके बाद इसमें हमारी होती है रेडियल कैनल्स। ठीक है, इसमें रेडियल कैनल्स भी पाई जाती हैं। यहाँ पर ये रेडियल कैनल्स हैं, ये अंगुलीनुमा होती हैं, यानी कि उनकी जो शेप होती है वो अंगुली के आकार की होती है। ये जो नाले होती हैं ये बाहर की ओर बंद होती हैं, जो रेडियल कैनल्स होती हैं, परंतु अंदर की ओर स्पंज गुहा में दूसरे प्रकार की छिद्रों, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? अपद्वार, इनके द्वारा क्या है ये खुलती हैं बाहर की ओर। और इसके अलावा इसमें स्पंगोकोइल जो केंद्रीय गुहा है वो पाई जाती है। ओस्कुलम पाया जाता है, और ओस्कुलम क्या करता है? शरीर से बाहर खुलता है और इस छिद्र के अंदर जो हमारा जल होता है वो शरीर के बाहर निकाल देता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका डायग्राम बना सकते हैं। अब देख लेते हैं हम इसकी थ्योरी। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, अलग अलग उनका वर्क है। और मीजन कायमा जो होती है बाहरी और भीतरी परत के बीच में पाई जाती है, और मीजन कायम पाई जाती है। और ये हमारा प्रेकोडर्म स्तर होता है। प्रेकोडर्म स्तर और कोएनोडर्म स्तर, इनके बीच में पाया जाने वाला जो स्तर है उसको बोलते हैं मेसन काइम। अब आप लोगों ने डायग्राम देख लिया, अब देखना है कि हमें एग्जाम में थ्योरी कैसे लिखनी है इसकी। फर्स्ट जो इसका अवयव है वो है ओस्टिया, यानी या चर्मीय छिद्र, जो हमारे डर्मल पोर्स होते हैं। शरीर की ऊपरी प्नेकोडर्म स्तर, जो शरीर का जो स्पंज के शरीर का ऊपरी स्तर है उसको बोलते हैं प्नेकोडर्म स्तर। उसमें असंख्य छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इन छिद्रों को ओस्टिया कहा जाता है। इन छिद्रों को चारों ओर संकुचनशील पेशी कोशिकाएं घेरी रहती हैं। आपने देखा होगा जो कैनल्स हैं जिनको हम नाले बोल रहे थे वो क्या है? संकुचनशील पेशी कोशिकाएं इनको चारों ओर से घेरे रहती हैं, जो इन छिद्रों के व्यास को घटा अथवा बढ़ा सकती हैं। इन छिद्रों के व्यास को वो छोटा और बड़ा कर सकती हैं। उसके बाद पाई जाती हैं हमारी अंतर्वाही नाले या इनकरंट कैनल्स। तो शरीर भित्ति के अंतर्वलन के कारण इन नालों का निर्माण होता है, और ये नाले ओस्टिया के द्वारा शरीर से बाहर खुलती हैं। ओस्टिया या हमारे जो चर्मी छिद्र थे उनके द्वारा जो ये नाले हैं ये बाहर की ओर खुलती हैं। अंदर की ओर ये नाले बंद होती हैं। आपने डायग्राम में देखा ना, वो सिर्फ बाहर की ओर खुली होती हैं। थर्ड इसमें है हमारा अवयव आगामी द्वार या प्रोस्पाइल्स। तो अंतर्वाही नाले अंदर की ओर कुछ अंतःकोशिकीय अवकाशों के द्वारा अरीय नालों में खुलती हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको आगामी द्वार कहा जाता है। उसके बाद पाई जाती हैं हमारी रेडियल कैनल्स, यानी अरीय नाले। ये नाले अंगुलीनुमा होती हैं। इनका जो आकार होता है वो उंगली के आकार का होता है, जो शरीर भित्ति के
बहिर्वलन, वो अंतर्वलन के कारण बन रही थी, ये बहिर्वलन के द्वारा बनती हैं। इन नालों में कशाभित कोएनोसाइट का स्तर उपस्थित होता है, जो भोजन को ग्रहण तथा पाचन में सहायता करते हैं। यानी जो कोएनोसाइट्स का स्तर होता है वो किस में सहायता करता है? भोजन को ग्रहण करने तथा पाचन करने में। ये नाले बाहर की ओर बंद होती हैं, परंतु अंदर की ओर स्पंज गुहा में दूसरे प्रकार के छिद्रों, जिन्हें अपद्वार कहते हैं, की सहायता से खुलती हैं। यहाँ पर जो हमारा पांचवा अवयव है वो पाया जाता है स्पंज गुहा या स्पेंगोकॉइल। यह स्पंज की केंद्रीय गुहा होती है, बिल्कुल बीच में पाई जाती है ना। सिक्स्थ है हमारा ओस्कुलम। ओस्कुलम क्या होता है कि केंद्रीय गुहा या स्पेंगोकॉइल जो है वो केंद्रीय गुहा एक शिखरस्थ छिद्र जो शिखर पर पाया जाता है ओस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। इस छिद्र के द्वारा शरीर के अंदर से जल बाहर निकलता है। यहाँ पर इसका महत्व क्या होता है, महत्व देख लेते हैं अब हम कि स्पंज के शरीर में नाल तंत्र का एक विशेष महत्व है। स्पंज क्यों बोल रहे हैं हम इसे, हम तो साइकन का पढ़ रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि संघ पोरोफेरा के जितने भी जंतु हैं या जीव हैं उनको हम बोलते हैं स्पंज। इनका क्या होता है महत्वपूर्ण लक्षण कि इस संघ के जो जंतु होते हैं संघ पोरीफेरा के, वो स्पंज कहलाते हैं। स्पंज के शरीर में नाल तंत्र का एक विशेष महत्व है। इस तंत्र के द्वारा जल धारा शरीर में प्रवाहित होती है तथा किस तंत्र के द्वारा, नाल तंत्र के द्वारा, तथा जल के साथ विभिन्न श्वसन गैसें शरीर में प्रवेश करती हैं। ऑक्सीजन शरीर कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, यानी जल के साथ जो हमारी विभिन्न गैसें आई थी उनमें से ऑक्सीजन तो शरीर कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल में शरीर कोशिकाओं से विसरित होकर शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जलधारा के साथ विभिन्न भोज्य पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी गैसेस भी प्रवेश करती हैं और विभिन्न भोज्य पदार्थ भी शरीर में प्रवेश करते हैं जलधारा के साथ, जिनका अरीय नालों में उपस्थित कोएनोसाइट्स में पाचन होता है। ठीक है, अरीय नाली जो हमारी रेडियल कैनल्स थी उनमें उपस्थित कोएनोसाइट्स में पाचन होता है। यह भोजन शरीर के विभिन्न अंगों में अमीबोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा पहुंचा दिया जाता है। और ये जो भोजन का निर्माण होता है ये सारी कोशिकाओं में किसके द्वारा पहुंचा दिया जाता है, अमीबोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा। अपचित भोजन जलधारा के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अपचित भोजन को यानी वेस्ट मटेरियल को जब निकाल दिया जाता है तो उसके बाद शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान अनेकों उत्सर्जी तथा हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जिनको जल में विसरित कर दिया जाता है तथा जल के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वेस्ट मटेरियल। शरीर के अंदर से शुक्राणु जलधारा के साथ शरीर से बाहर निकलकर, यानी कि इसकी प्रजनन की जो क्रिया है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। प्रजनन की क्रिया यहाँ से, अगर इसका थोड़ा सा हम रिप्रोडक्शन थोड़ा हेडिंग डाल के एग्जाम में लिखना चाहें कि शरीर के अंदर से शुक्राणु जलधारा के साथ शरीर से बाहर निकलकर दूसरी स्पंज के शरीर में प्रवेश करके अंडाणुओं को निषेचित करते हैं। तो इसमें प्रजनन की क्रिया किस प्रकार से होती है समझ में आया कि जो शरीर से बाहर निकल रहे हैं जलधारा के साथ शुक्राणु, वो दूसरी स्पंज के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अंडाणुओं को निषेचित कर देते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, तथा प्रजनन क्रिया संपन्न करते हैं। स्पंज में प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। थैंक यू। एक वीडियो इसकी जो है पोरीफेरा संघ की मैं वो डाल चुकी हूँ चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। और आगे भी आप जूलॉजी के 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।